एवरीवन, आज हम कल हमने लास्ट टॉपिक जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस अपना चल रहा था और अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको जो कल बताया था वो मैंने 2 स्टेप बता दिए थे आपको। स्टेप 1 था हमारा रिकॉर्डिंग, स्टेप 1 था हमारा रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने बताया था कि जो भी व्यापार में लेन देन होते हैं, जो भी व्यापार में ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। और डेली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिस बुक में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कहलाती है जर्नल। लेकिन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको देखने में परेशानी आती है, क्योंकि 1 महीने के नहीं है, वो 1 साल के जो होते हैं लेन देन वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। इसलिए फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कर लेते हैं और वर्गीकरण में प्रत्येक ट्रांजैक्शन को हम सेपरेट सेपरेट बांट देते हैं। कैसे? परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में डालते हैं, हम परचेज अकाउंट में डालते हैं। सेल से रिलेटेड है उनको सेल्स अकाउंट में डालते हैं। परचेज, सेल्स, ये सारी चीज़ आप पहली बार सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अपन साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, 10th तक आपके पास साइंस रहती है, तो साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको जाने पहचाने लगते हैं और उनको समझने में आसानी रहती है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पहली बार अब रूबरू हो रहे हो, पहली बार इससे मिल रहे हो एक तरह से, यदि हम बात करें तो इसमें जो वर्ड्स आएंगे वो नए नए वर्ड आएंगे। इनको मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और लेकिन क्लासिफिकेशन में भी मैंने बताया कि हम फाइनल हिसाब किताब हमें नहीं लग पाता, फाइनल हमें पता नहीं लग पाता कि किससे हमें कितने रुपए लेने हैं या किसको हमें कितने रुपए देने हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका समराइजिंग किया जाता है, और समराइजिंग का मतलब है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण से मतलब है, संक्षिप्तीकरण से मतलब है फाइनल हिसाब किताब निकालना। कल मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको, यदि आपके ध्यान हो। मैंने आपसे कहा था कि हमारा एक कस्टमर है राम, और राम से हमने 5000 का एक बार उधार माल, राम को हमने 5000 रुपये का एक बार उधार माल बेचा, 3000 का फिर एक बार उधार माल बेचा, 2000 का फिर एक बार उधार माल बेचा, 1000 का एक बार उधार माल बेचा। राम हमें 3000 रुपये एक बार दे गया, 2000 रुपये एक बार दे गया, 1000 रुपये एक बार दे गया। तो टोटल राम से हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो टोटल 6000 रिसीव हो रहा है। और जबकि टोटल हमें राम से जो लेने हैं वो 11000 लेने हैं। 11000 में से 6000 रिसीव हुए हैं। अभी फिर भी हमारे कितने पेंडिंग चल रहे हैं? 5000 हमारे अभी पेंडिंग है, 5000 हमारे अभी बकाया चल रहे हैं। तो यदि हम इसका समराइजिंग करके रखेंगे, यदि हम इसका समराइजिंग करके रखेंगे तो जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम कस्टमर को बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं कि आपसे हमें 5000 रुपये लेने। अब यदि वो क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो वो ये कहेगा कि भाई कैसे है 5000 रुपये, तो हम उसको पूरी डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में डेट वाइज हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में पहले हमने 5000 वाला रिकॉर्ड किया, फिर 3000 वाला रिकॉर्ड किया, फिर 2000 वाला, मतलब डेट वाइज हम बता सकते हैं कि इस डे को आपने इतना, इस डे को आपने इतना, इस डे को आपने इतना, और इस डे को आपने इतना माल खरीदा है। लेकिन आपसे 3000 हमें इस डेट को रिसीव हुए हैं, 2000 इस डेट को रिसीव हुए हैं, 1000 इस डेट को रिसीव हुए हैं, टोटल हमें 6000 रिसीव हुए हैं, जबकि अमाउंट 11000 बनता है। तो 5000 अभी हमारे पेंडिंग है, हमें आपसे लेने हैं। तो इस तरह से हम स्टेप में बढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बताया कॉमर्स क्या है, बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है।
जिसमें हमें बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी जैसे मैनेजमेंट करना, किसी का मोटिवेशन करना, डायरेक्शन देना है, लीडरशिप करना, ये सब चीज़ें इट्स ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट्स ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। और ये आपको केवल, मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी सेल्फ स्किल डेवलप करता है। आप खुद अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, खुद आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अपन रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी एक इकोनॉमिक इवेंट होना जरूरी है। ये नहीं है यहाँ से हम खैरतल से मान लो अलवर गए, अलवर से यहाँ आए, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब है रुपए पैसे की बात होनी चाहिए उसमें, और जब ही वो रिकॉर्ड किया जाता है और जब ही वो लिखा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और रिकॉर्डिंग के बाद नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड फाइनल सेटलमेंट करना है इसलिए समराइजिंग करते हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया कि अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, अकाउंट्स अपन क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं बताइए। यदि आप सोच रहे हैं तो इस समय आपके पास माइंड में आ रहा होगा कि मैंने कल बताया था कि अकाउंटेंसी में अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो ओनर होता है बिजनेस का जो मालिक होता है वो प्रॉफिट और लॉस का पता करना चाहता है, और एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस की पोजीशन को भी मालूम करना चाहता है कि उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगी कि इनके साथ साथ हम एनालिसिस वाला वर्क और करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। इससे हम जितनी भी एंट्रीज की हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, क्लासिफिकेशन किया, समराइजिंग की, उनके बेस हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। क्या पता करते हैं हम? प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करते हैं, बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता करते हैं। ये सारा वर्क अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। समझ गए? मैंने आपको कॉमर्स बताया, मैंने आपको अकाउंट्स क्या है वो मैंने बताया, मैंने रिक्वायरमेंट बताई कि आज के समय में रिक्वायरमेंट क्यों है। हर वो जगह जहाँ रुपए पैसे में लेन देन होते हैं तो वहाँ अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। मैंने आपको ये भी बताया था, स्कोप के बारे में मैंने बताया बेटा कि आफ्टर 12th हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं साथ में, और यदि हमने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, तो आप बिल्कुल, आपको थोड़ा उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ पार्ट टाइम या फुल टाइम कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं है। और इसमें मैंने आपसे कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं हमारे, CA, CS, CWA, CMA, MBA हैं। आजकल एक नया कोर्स और आ गया जिसमें सर्वेयर की ट्रेनिंग की जाती है, इन सर्वेयरों को ट्रेनिंग देते हैं। ये सारा जो मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज आ गए, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम 1 ईयर का डिप्लोमा ले सकते हैं। ये सारे, और ये महंगे नहीं हैं, ये सारे महंगे नहीं हैं। इनमें मैं आपको बता रहा था कल, फाउंडेशन की फीस कितनी है हमारी? 6000 है ओनली। उसमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, वो अलग बात है। आप फर्दर कोचिंग के लिए जाते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 मैक्सिमम। लेकिन आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी जा रहे हैं, आप MBBS के लिए जा रहे हैं, तो आपको कितना अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करना है, देन आप कुछ गेन कर पाएंगे। लेकिन हर बच्चे का मेंटल लेवल सेम नहीं होता, मेंटल स्टेटस सेम नहीं होता, इसलिए उसे अपने मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस और फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय लेना होता है कि हमें आगे क्या सब्जेक्ट लेना है। और इसका डिसाइड आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो आप खुद इस बारे में सोचें। अब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया था। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद हम आगे चले तो बात आती है स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, हम जो अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, हम जो अकाउंट सीखने जा रहे हैं, उसके कितने स्टेप हैं और कैसे है ये स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल वो फर्स्ट बुक होती है जिसमें डे बाय डे ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दैट बुक कॉल्ड जर्नल। दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देन व्यापार में जिस पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं।
मैंने आपसे कहा कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से पहले जो आया था वो बुक कीपिंग आया था। आप लोग सोचते हो ये ठेली वाले, होटल वाले, चाय वाले, हर व्यक्ति कहाँ अकाउंटिंग जानता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, अकाउंटेंट नहीं जानता लेकिन वो अपने तरीके से अकाउंट्स बनाता है, अपने हिसाब से लिखता है। जैसे चाय वाले आपने देखा होगा, एक डायरी है, वो डायरी में एंट्री करा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके अकॉर्डिंग चलते हैं वो तो, लेकिन वो सिस्टेमेटिक वे में अकाउंट्स नहीं बना पाते बेटा। वो जो स्टेप है वो बुक कीपिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और मैंने आपसे कहा लूकास पेसियोली ने 1494 में सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बात की। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इसको, जो उसका कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन 1494 में डबल एंट्री सिस्टम लेके आए लूकास पेसियोली और उन्होंने अकाउंट्स को सिस्टेमेटिक वे में करने को बताया। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो बुक कहलाती है जर्नल। क्या कहलाती है वो बुक? जर्नल। और जर्नल में जो वर्क होता है वो वर्क होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग वाला वर्क जो होता है वो किस में होता है? जर्नल में होता है, जिसे हम जर्नल कहते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद मैंने आपको बताया कि केवल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है। केवल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है। क्यों? इसलिए सफिशिएंट नहीं है कि हमारा जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ये कहती है कि आप प्रॉफिट और लॉस निकालिए, 3 महीने 6 महीने कभी का निकाल सकते हैं। लेकिन उसने जो अवधि डिसाइड की हुई है वो 1 ईयर की हुई है। उसने जो टाइम डिसाइड किया हुआ है वो 1 साल का डिसाइड किया हुआ है, 1 ईयर का डिसाइड किया है। आ रही है मेरी बात समझ में? 1 ईयर का टाइम डिसाइड किया हुआ है, जिसे, और उस 1 साल में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस 1 ईयर में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हमें रिकॉर्ड करना रहता है। अब यदि किसी एक व्यक्ति का हमें हिसाब देखना हो तो हम उसको नहीं देख पाते। मैंने कल आपसे कहा, स्कूल आते हैं अपन, असेंबली में सब मिल जाते हैं। अब मुझे किसी बच्चे से मिलना है, 11th आर्ट्स के स्टूडेंट से मिलना है, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बाद में जब डिस्पर्स होते हैं और सब अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और वहाँ मुझे इस बच्चे के पास जाना है, तो मैं डायरेक्ट 11th आर्ट्स में जाके उससे मिल सकता हूँ। तो अच्छा, डायरेक्टली हम पहुँच पाए ना। तो जर्नल में जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने सारे यहाँ रिकॉर्ड रहेंगे तो हम डायरेक्टली कैसे देख पाएंगे? इसलिए हमें उनका क्लासिफिकेशन करना होगा। और क्लासिफिकेशन का वर्क किस बुक में करते हैं? लेजर में। और लेजर को क्या बोलते हैं? खाता भाई। खाता भाई में जो वर्क होता है वो होता है क्लासिफिकेशन का वर्क। किसका वर्क होता है ये? क्लासिफिकेशन का वर्क जिस बुक में होता है वो होती है लेजर। ध्यान देंगे मेरी बात पर आप? क्लियर हो गया? ये जर्नल है, लेजर है, इन सब के बारे में आगे आगे आप पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो बहियाँ होती है ना, बही, अगर आपके फादर या आपका बिजनेस है तो आप बही देखें, उन बही में लेजर भी होती है, जर्नल भी होती है। उन सबको आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर क्या बता रहे थे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्लासिफिकेशन का वर्क यहाँ कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं अगले स्टेप पर, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं तलपट। क्या कहते हैं? तलपट। और तलपट में जो वर्क होता है, हिंदी में इसे तलपट कहते हैं। तलपट में जो वर्क होता है, ट्रायल बैलेंस में जो वर्क होता है, वो वर्क होता है समराइजिंग का। समराइजिंग मतलब संक्षिप्तीकरण। समराइजिंग मतलब संक्षिप्तीकरण, अर्थात समराइजिंग कर लिया जाता है कि किस व्यक्ति से कितना लेने हैं, किस व्यक्ति को कितना देना है। ये वर्क हम किस में करेंगे?
ट्रायल बैलेंस में करेंगे। इसमें समराइजिंग का वर्क हमारा होता है, संक्षिप्तीकरण का वर्क हमारा होता है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स है, उद्देश्य क्या है अकाउंट्स बनाने का, वो अभी फुलफिल नहीं हुआ। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन एंड इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन। व्यापार के लाभ हानि की स्थिति का मालूम करना और आर्थिक स्थिति का मालूम करना। ये वर्क ये जो ऑब्जेक्ट है ये फुलफिल होना चाहिए। यहाँ तक हमारा ये ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होता। बुक कीपिंग में ये सारे वर्क हो जाते हैं, यहाँ तक हो जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन इज नॉट पॉसिबल इन बुक कीपिंग, इट्स पॉसिबल इन अकाउंटेंसी। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का वर्क एक क्लरिकल वर्क है, लेकिन अकाउंट्स का वर्क एक अकाउंटेंट का वर्क है। उसके लिए उसे सीखना पड़ेगा, उसके लिए उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद वो अकाउंटिंग का वर्क कर सकता है। और बुक कीपिंग का अनप्रोफेशनल व्यक्ति है वो भी उसको कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की ओर चले तो हमें उसके लिए कुछ अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हम अकाउंट को शॉर्ट रूप में बेटा बोलते हैं A/C अकाउंट, A/C अकाउंट की शॉर्ट रूप है A/C अकाउंट कहते हैं हम इसको। क्लियर होना चाहिए आपका। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म ये है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग का वर्क हो गया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं इसे व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो फुलफिल हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन, ये जो वर्क है ये हमारा पता लग जाता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा फुलफिल हो जाता है। किससे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से। मेरी बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस हमें इससे पता लगेगा। तो ये काम ये किस में आता है? ये वर्क आता है एनालिसिस में। समराइजिंग तक यहाँ हो गया था, ये सब आता है एनालिसिस में। और उसके बाद का जो वर्क है वो एक, इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? हिंदी में इसे बोलते हैं चिट्ठा, हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा। इससे क्या पता लगेगी? इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन, अर्थात आर्थिक स्थिति का पता लगता है। इससे हमें पता लगता है आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। एसेट का मतलब होता है जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी कितने की है वो हमारी एसेट्स होती है। और लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमें किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी होती है। एसेट का मतलब जिस पर हमारा अधिकार है, और लायबिलिटी का मतलब जो किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी होगी। ये हमारी एसेट। तो इससे हमारी पोजीशन क्लियर होगी ना। हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है और किसी को देना हमें कम है, तो हमारी पोजीशन स्ट्रोंग मानी जाएगी। और यदि हमें किसी को ज़्यादा देना है और हमारी प्रॉपर्टी कम की है, हमारी एसेट कम की है और पेमेंट ज़्यादा का करना है, एस प्रॉपर्टी हमारी 50 लाख की है और पेमेंट 80 लाख के आसपास हमें करना है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है।
ओनर को इसलिए पता होना चाहिए, व्यापार के मालिक को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से ही वो ये निर्णय ले पाएगा, इसके माध्यम से ही वो ये निर्णय ले पाता है कि अपने बिजनेस को वो कंटिन्यू रखे या ना रखे। क्या किस वजह से है वो लॉस में चल रहा है, किस वजह से है। वो 2 साल के बीच में भी तुलना कर सकता है, 2 ईयर्स के बीच में भी वो कंपैरिजन कर सकता है कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट ये है, करंट ईयर में हमारा ये प्रॉफिट है, किस वजह से हमारे प्रॉफिट में कमी आई या किस वजह से हमें लॉस हुआ। लास्ट ईयर प्रॉफिट था, अब की बार लॉस हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, और वो उसको डायग्नोज करके उसका सुधारात्मक प्रयास वो स्टार्ट उसके लिए कर सकता है, उसके लिए कोशिश कर सकता है, या बिजनेस को डिजोल्व करना है तो डिजोल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हो पाएंगी, जब हम 11 के टॉपिक पर आएंगे। तो मैंने आपको बताया हम स्टार्ट करेंगे जर्नल। जर्नल के बिना लेजर आपको समझ में नहीं आएगी। लेजर क्लियर नहीं है तो आपको ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर नहीं होगा, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्लियर नहीं है तो बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगी। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जर्नल नहीं है क्लियर तो लेजर क्लियर नहीं होगी बेटा, लेजर क्लियर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर नहीं होगा, और ना ही फिर बैलेंस शीट क्लियर होगी। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट इसीलिए बोलते हैं। इसका मतलब ये एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप लगातार वीडियो देखें, लगातार ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपको एक क्वेरी पूछनी है, आपको इसके स्कोप के बारे में बात करनी है, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन करना है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी किसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, स्कोप से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हो। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है बेटा। तो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब बात आती है ये सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जाते हैं इसमें, और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो सबसे फर्स्ट आ जाता है जर्नल। अकाउंटिंग प्रोसेस आपने नोट कर ली होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। यदि आपने नोट नहीं की है तो आप बैक वीडियो करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले जर्नल, कि जर्नल क्या है, ये जर्नल क्या होती है, जर्नल क्यों बनाई जाती है। जर्नल का मतलब सामान्य बोलते हैं हिंदी यदि हम करें इसकी, तो जर्नल का मतलब होता है सामान्य बुक, अर्थात डेली जो इकोनॉमिक इवेंट होती है। मैंने आपको कहा स्कूल स्टार्ट हुआ, सुबह स्कूल हम आए, एक बच्चे ने फ़ीस डिपॉजिट कराई, एक स्टूडेंट ने फ़ी डिपॉजिट कराई हैं, आपके अकाउंटेंट मैम ने, अकाउंटेंट सर ने फ़ीस ली और रसीद उनको दे दी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ, नवीन ने 5000 फ़ीस डिपॉजिट कराई, नवीन ने 5000 रुपये फ़ीस के जमा कराए। लेकिन क्या इतना ही संभव है बेटा, उसको हमें प्रॉपर कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट है 1000, मान लीजिए फिर कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, फिर कोई तीसरा स्टूडेंट आ गया, तो कितनी फ़ी वो ध्यान रख पाएंगे, रिटेन रख पाएंगे। इसीलिए इसमें एक कहावत भी है, मैं आपको बता दूं, पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। हम जब मार्केट में जाते हैं, मैंने आपसे कल भी आपसे डिस्कस किया था, कल भी मैंने इस बारे में बात की थी, तो हमारे जो मिलने वाले शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे हम क्रेडिट पे भी ले लेते हैं और क्रेडिट पे उधार ले लेते हैं। मतलब हम उधार उनसे ले लेते हैं, और उधार लेने के बाद, उधार हम उनसे ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 5 किलो चीनी ली 150 की, आपने कहा अंकल बाद में दे देंगे, तो पहले वो लिखते हैं, क्योंकि बाद में वो भूल भी तो जा सकते हैं, भूल भी सकते हैं उस चीज़ को, याद नहीं रहे,
समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और इन सब को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? तो ये फर्स्ट बुक है जिसे हम कहते हैं जर्नल, जिसे हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल की डेफिनेशन दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस बही में रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं, उसे जर्नल कहते हैं। जैसे डे बाय डे ट्रांजैक्शन will be recorded in that book called journal। ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं बता रहा हूँ। आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्लियर कर ले, हर चीज़ को मैं इंग्लिश और हिंदी में आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप जर्नल का मतलब समझ रहे होंगे। तो दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को हम जिस बही में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया, फी डिपॉजिट कराई, रसीद दे दी, बाद में किस में रिकॉर्ड कर दोगे आप उसको? जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको फर्स्टली आप किस बुक में रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। अब बात आती है जर्नल में हम किस तरह से रिकॉर्ड करें उनको। बात आती है भाई, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है। कोई भी वर्क ओपन करें तो उसके लिए हमें बनानी होती है एंट्री। क्या बनानी होती है बेटा? एंट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रविष्टि। हमें बनानी होती है एंट्री, या जिसे हम बोल देते हैं प्रविष्टि। जो भी इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, जो भी ये लेन देन होता है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? उसको एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। अब एंट्री उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम है, उस ट्रांजैक्शन को जिस रूप में अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा। तो हम यदि उसको एंट्री के रूप में लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं, परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट 10,000। अब जो ये